महंगाई इस वक्त बिल्कुल अपने चरम सीमा पर है। SSD के प्राइसेस देख पा रहे हैं। अगर हम लोग 32 GB किट की बात करें तो जो 5 से 6 हजार रुपए में आते थे अभी 20 से 25 हजार रुपए जा चुके हैं। और अगर SSD की बात करें तो जो SSD 3000 से 3500 रुपए के आसपास में मिलती थी वो इस वक्त जो है 10 से 12 हजार रुपए के आसपास में मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा महंगाई हो रखी है। तो इस वक्त लोग ट्राई कर रहे हैं कि आखिर में क्या जुगाड़ करें कि कम से कम बजट के अंदर हमारा काम चल जाए। तो कई सारे कमेंट्स को समराइज किया हूं इस वीडियो के अंदर। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे पास i5 का 7th जनरेशन है, i5 का 8th जनरेशन है, उसकी जो भी परफॉर्मेंस हम ले रहे हैं अगर हमारे पास या फिर यूज्ड अगर GT 1030 मिल जाए उसको अगर हम लोग यूज करें तो क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि लोगों को जुगाड़ करना है। तो बताने से बेहतर ये होगा कि टेस्टिंग में हम लोग लेकर के आपको दिखा पाए कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर कैसा इसका परफॉर्मेंस निकलने वाला है, हम लोग समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर प्रोसेसर जो हम लोग यूज कर रहे हैं i5 का 8th जनरेशन यूज कर रहे हैं 8500, जो कि 6 कोर 6 थ्रेड्स के साथ में ये आता है। मिला जुला करके ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है। लेकिन इसका जो iGPU है वो HD 630 है। इसका परफॉर्मेंस इसके साथ में अगर हम यूज करें, मान लीजिए GT 1030 है तो कितना प्लस होगा। ये 2 GB है और इसका iGPU है, कितना प्लस होगा उसकी भी हम लोग बात करेंगे। इसको जिस मदरबोर्ड पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो है EVM की तरफ से आने वाला H110 मदरबोर्ड, जो कि 6 और 7th जनरेशन के लिए होता है। लेकिन बायोस को अपडेट करके अब जो है आप 8th जनरेशन तक भी यूज कर पा रहे हैं। तो इसी पर हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेसर की बात करें i5 8th जनरेशन का तो ये भी प्राइस बहुत वेरिएशन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट पर भी हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम इस मदरबोर्ड की बात करें तो 3000 से 3500 रुपए के अंदर आना चाहिए। इसका भी प्राइस हमेशा वेरी करता है। कई सारा ब्रांड हमने दे रखा है, जो भी प्राइस आपके बजट में हो वो आप बाय कर सकते हैं। बाकी अगर हमें रैम तो लगाना ही है, उसके बिना काम तो चलेगा नहीं। तो इसके अंदर हम लोग 16 GB यूज कर रहे हैं। 16 GB की अगर हम प्राइस की बात करें इस वाले रैम की, जो कि कोर्सर वेगेंस का LPX वाला रैम है हमारे पास, ये 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज का एक स्टिक है। हम लोग 2 स्टिक यूज कर रहे हैं, 16 GB यूज कर रहे हैं। अगर एक स्टिक की बात करें तो इसका जो बेसिक प्राइस होता रहा है हमेशा 1800 से 2000 होता रहा है। लेकिन इस वक्त की अगर प्राइस की बात करें तो 7 से 8000 रुपए एक का हो रखा है। तो इसकी हम प्राइस की क्या ही बात करें, यूज में कहीं मिल जाए या फिर यही जरूरी नहीं है। 8 GB की 2 स्टिक लगाएंगे तभी जाकर के वीडियो एडिटिंग और गेमिंग्स वगैरह कर सकते हैं, या फिर बेसिक काम करना है अगर आपको तो 8 GB से काम चलाइए। और ये हीट सिंक वाली रैम है, इसकी जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी आप दूसरा यूज कर लीजिए, मैं लिंक दे रहा हूँ, जो आपके बजट में हो आप यूज कर सकते हैं। और इसके प्राइस का हम क्या ही कहें, इसमें तो आपको एक्स्ट्रा आपको खर्च करना ही पड़ेगा। साथ ही अगर हम SSD की बात करें तो SSD की भी कंडीशन वही है। SSD की अगर हम लोग बात करें तो 256 GB हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। हमने इसको लिया था 1500 से 1600 रुपए के बीच में, लेकिन अभी की प्राइस 3000 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, कई बार 5-5 हजार रुपए तक पहुंच रहा है। करंट प्राइस क्या है वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो 3000 से 3500 रुपए के अंदर जो 500 GB आती थी वो भी 7-8 हजार 9 हजार 10 हजार ऐसे पहुंची हुई है। तो अभी क्या ही कहने, आप देख लीजिए, कई सारा ब्रांड मैंने लिंक दे रखा है, वहां से देखें। अगर जरूरत है तो जिसका बजट सही हो वो आप बाय कर सकते हैं। बाकी जो है इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं पावर सप्लाई नॉर्मल सी 500 वाट की एंट वैल्यू की, जो वैल्यू सीरीज की पावर सप्लाई वो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका लोड ज्यादा नहीं है। इसके पावर सप्लाई की बात करें तो 2200 रुपए के अंदर ये आ जाता है, जो कि ठीक ठाक है। बाकी इतना बजट नहीं है तो आप जेब्रोनिक्स वगैरह का एंट वैल्यू का ले सकते हैं, जो कि 1000-1200 रुपए में आपको मिल जाएगा 500 वाट की पावर सप्लाई। बाकी इसको थोड़ा सा बूस्ट करने की हम लोगों ने कोशिश किया। जो iGPU है HD 630 और उसके आगे अगर हम ये लगाते हैं GT 1030 जो कि 2 GB के साथ में है, तो अगर हम टेक्निकली इंप्रूवमेंट की बात करें तो मुश्किल से 5 से 10% के आसपास ही टेक्निकली इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली कैसा रहेगा वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद में एक लास्ट में कंक्लूजन की बात करेंगे कि क्या इसके साथ में अपग्रेड करना सही है या फिर पैसा वेस्ट है। समझेंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यूज करके, बाकी कैबिनेट की बात करें तो इसके अंदर फ्रंटेक का कैबिनेट यहाँ पे रखा हुआ है। ये 800-900 हजार रुपए के आसपास में आ जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। बजट बचाइए अभी इस टाइम में, जब नॉर्मल प्राइस होगा तो जो मर्जी सो कीजिएगा, शौक पूरा करिएगा। लेकिन अभी फिलहाल सारी चीजें कम से कम करने में ये प्राइस आपका जाएगा। बाकी हमने इसमें बिल्ड नहीं किया हुआ, जिग पर बिल्ड किया हुआ है, क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं टेस्टिंग में, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, देखते हैं रिजल्ट इसका कैसा रहा, फिर कंक्लूजन पे बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इंटेल कोर i5 का 8500 प्रोसेसर लगा हुआ है, 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर है, और एनवीडिया GT 1030 यहाँ पे ग्राफिक लगा हुआ है। काफी लोग वीडियो कार्ड बोलते हैं, तो ग्राफिक कार्ड वीडियो कार्ड ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा इसका स्पेसिफिकेशन है। बाकी इसको हम लोगों ने घंटों ट्राई किया, जो रिजल्ट निकल करके आया उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके एक्चुअल पावर को ट्राई करने के लिए हम लोगों ने एक ही साथ कोरल ड्रा फोटोशॉप दोनों ही 2021 का वर्जन है हमारे पीसी के अंदर, और साथ में ही जो है प्रीमियर प्रो की एक हैवी फाइल 12 मिनट के आसपास की एडिटेड फाइल हम लोगों ने ओपन किया। साथ में ऑनलाइन भी हम लोगों ने ट्राई किया। सारी एक साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि इसका जितना पावर हो सकता है उसमें लेकर के ये किस कंडीशन तक प्ले हो रहा है, किस कंडीशन तक जो है परफॉर्मेंस दे रहा है।
इस कंडीशन में अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कोरल ड्रा बहुत अच्छे से चला, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर iGPU के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बूस्ट तो हुआ है अच्छा खासा। ये सारी चीजें iGPU पर जब हम लोग ओपन कर देते हैं तो फोटोशॉप लैग करने लगता है, लेकिन इस कंडीशन में जब हम लोगों ने जीपीयू लगा रखा है तो थोड़ा सा बूस्ट मिला है, ठीक ठाक चला है। यानी कि हल्की फुल्की एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, फोटोशॉप पे आप ठीक ठाक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। बाकी अगर हम ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, 4K की वीडियो आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियर प्रो की बात करें तो एडिटिंग के अंदर चूंकि सीपीयू टास्क होता है ये, तो सीपीयू में वही परफॉर्मेंस देगा जो 8th जनरेशन के साथ में आपको मिल सकती है। तो बेसिक तौर पर एडिटिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी मोड़ी अगर आप जो है इफेक्ट्स वगैरह हैवी कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम करेगा। रेंडर की बात करें कि रेंडर में कैसा रहा, तो रेंडर में चूंकि ये 12 मिनट के आसपास की वीडियो है तो 8 साढ़े 8 मिनट के आसपास लिया है, उसको एक अच्छा रेंडरिंग टाइम माना जाएगा। फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइल भी थोड़ी सी एडिटेड है, हैवी है, तो उसके अकॉर्डिंग जीपीयू ने अपना काम किया है। लेकिन गेमिंग के बाद क्या रहेगा कंक्लूजन, सही क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। देते आकाश को गेमिंग टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं। तो देखो यार, इस टेस्टिंग के बाद आप लोगों को प्रॉपर्ली पता चलने वाला है कि जीपीयू के वीरैम जो होता है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी गेमिंग के अंदर। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने चालू करी थी अपनी क्रू मोटर फेस। तो चालू करते टाइम पे वो क्रैश कर रही थी बार बार, जिसमें हमारे लिखा हुआ था जीपीयू नॉट डिटेक्टेड। मतलब अब पर्सनली मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रही थी, क्योंकि जीपीयू तो हमारा डिटेक्टेड था, तभी तो हमारी डिस्प्ले आ रही थी। बाकी मैंने बार बार इसको रिस्टार्ट करके भी चेक किया, बट नहीं, हमारी जो गेम थी वो बिल्कुल भी नहीं चली। तो हमने यार गेम को हटा ही दिया। फिर हमने चालू करी थी हमारी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी थी मीडियम पर। और मीडियम की अगर बातचीत की जाए तो हमारे इसमें जीपीयू यूसेज था 100%, और सीपीयू यूसेज की अगर बातचीत की जाए तो 35% तक हमारा सीपीयू यूसेज हो रहा था। और सीपीयू टेम्परेचर की अगर बात करें तो 50 डिग्री के आसपास हमारा सीपीयू टेम्परेचर था। तो अगर बातचीत करें हमारे सीपीयू वॉट की तो 22% हमारा वोल्टेज पुश कर रहा था हमारा सीपीयू। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 12.3 GB के आसपास ही हमारा रैम यूसेज हो रखा है। और अगर बातचीत करें हमारे एफपीएस की तो एफपीएस हमारे 60 के आसपास आ रखे हैं। मीडियम सेटिंग पर अगर हम इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाते तब जाके जो हमारे एफपीएस है वो बहुत ज्यादा लो हो जाते, 30 के आसपास हो जाते, जो कि बिल्कुल भी प्लेबल नहीं होता इस गेम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने मीडियम सेटिंग रखी थी। और हाँ, इस गेम में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। और इस गेम के बाद हमने चालू करी थी GTA 5 एनहांस्ड। अब देखो हमारे वीरैम का रोल क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेटिंग्स में हमारा जो रेड वाला बार था वो फुल हो रखा है ना, देख सकते हो कि सही तरीके से फुल हो रखा है। अब मैं इसमें कोई भी सेटिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। इसमें हमारा जो वीसिंग है ना वो हाफ पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एफपीएस है ना वो 30 पर ही लॉक रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, उससे नीचे जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। अब उसकी वजह से जब मैं उसको ऑफ करने गया, जैसे मैं ऑफ करके अप्लाई पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो सीधा सीधा कह रहा है कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो बार है, वो जो रेड वाला जो बार है वो फुल पड़ा है। अगर वो हमारा येलो होता या फिर ग्रीन होता तो आराम से वो चीज कोई भी सेटिंग चेंज हो जाती, बट इसमें वो चीज नहीं हुई। बट फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, अब इसी पर टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 30 FPS और हमारी गेमिंग कैसे चल रही है, ठीक ठाक है, प्लेबल है कि नहीं है। तो हमने यही वाली सेटिंग रख के चालू कर दिया, जिसमें हमारे जीपीयू यूसेज की अगर बात करें तो 100% हमारा जीपीयू यूसेज था। और सीपीयू यूसेज की अगर बात करें तो 37 के आसपास ही हमारा सीपीयू यूसेज है। और सीपीयू टेम्परेचर की पर अगर नजर डाली जाए तो 50 डिग्री के आसपास हमारा सीपीयू टेम्परेचर है। और सीपीयू वॉट की अगर बातचीत की जाए तो 22 के आसपास हमारा वोल्टेज पुश कर रहा है हमारा सीपीयू। और रैम यूसेज इसमें हमारा 11 GB के आसपास है। और एफपीएस वही 30 के आसपास ही है। मतलब हाँ, अगर मैं कह सकता हूँ 30 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एफपीएस हमारे बहुत ज्यादा सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। खेलना चाहो तो खेल सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को जस्ट एंजॉय करना है तो GTA 5 एनहांस वर्जन बिल्कुल ही मत खेलना। GTA 5 का लेगेसी वर्जन जरूर से ट्राई करना, वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू करी थी अपनी प्यारी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी थी लो पर, और इसमें हमने लगा दिया था एनवीडिया एनएस, जिसको हमने रखा था परफॉर्मेंस पर। और हाँ, हमने इसमें इंटेल का फ्रेम जनरेशन भी लगा रखा था, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और अगर इसमें जीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो 100% हमारा जीपीयू यूसेज था। सीपीयू यूसेज इसमें हमारा 50 के आसपास था। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 20 के आसपास हमारा सीपीयू वोल्टेज पुश कर रहा था। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 12 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज हो रखा है। और अब बारी आती है हमारे एफपीएस की, तो एफपीएस हमारा 20 के आसपास ही है, जो कि प्लेबल तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब मैं खेल रहा था, जब एनिमी से लड़ रहा था, तब हमारे जो एफपीएस है ना वो प्रॉपर पता चल रहे थे कि वो कम है ना। मतलब जो हमारी एमिंग, माउस को मूव करना, वो सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिले देखने के लिए मिल रहा था। तो वो चीज बिल्कुल भी प्लेबल तो नहीं है। तो इसलिए हॉगवर्ट्स लेगेसी अगर आप खेलना चाहो तो बिल्कुल नहीं खेल सकते हो। और इसके बाद हमने चालू करी थी अपनी फ्री फायर मैक्स, और उसको हमने रखा था स्टैंडर्ड सेटिंग पर, जो कि ठीक ही ठाक थी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जीपीयू को बिल्कुल भी नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू की पावर खाती है। और i5 8 जनरेशन के हिसाब से देखा जाए ठीक ही ठाक थी, है ना। तो मतलब हम प्लेन से उतरे फुल मैप मैच में, अच्छा खासा हमने खेलने की कोशिश करी, बट उतना मजा नहीं आ रहा था। थोड़े बहुत लैग हमें इसमें भी देखने के लिए मिल रहे थे, बट फिर भी अगर आप लोग खेलना है तो ब्लू स्टैक, MSI, मीमू प्लेयर, ये सब जो है ना, उन सबको यूज करके आप लोग खेल भी सकते हो। उन सब में खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैग रिड्यूस करने के लिए उन सब में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हाँ, आप इसमें फ्री फायर मैक्स खेल सकते हो। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि इसमें अगर गेमिंग करनी है, मतलब इसको गेमिंग के लिए बिल्ड करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी मत करना। और थोड़े से पैसे लगा के आप 1030 की जगह 1050 Ti ले सकते हो, वो भी इसकी जगह बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आई होप आप लोगों को गेमिंग को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, हम लोग कंक्लूजन की
की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी देखा आप लोगों ने, गेमिंग का भी रिजल्ट देखा। गेमिंग के अंदर बहुत ही बकवास रिजल्ट रहा, मिला जुला करके प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही। क्या करना चाहिए? तो अगर हम बात करें नए कार्ड की, GT 1030 नया लेते हैं तो 7 से 8 हजार के बीच में मिलता है, 7,000 रुपए के आसपास में रहता है। बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसको लेना है तो इससे बेहतर होगा कि RX 550 ले सकते हैं, RX 560 ले सकते हैं, RX 570 ले सकते हैं, बेहतर होगा। GTX की तरफ जाना है तो आप GTX 1050 Ti ले सकते हैं, मजा आ जाएगा बिल्कुल भी। GTX 1660 सुपर, GTX 1660 ले सकते हैं, मजा आ जाएगा। 10,000 रुपए के आसपास में यूज्ड में कार्ड मिल जाता है। तो यूज्ड में 1050 Ti मिले तो बहुत अच्छा कार्ड मिलने वाला है आपको, आप बिल्कुल भी उसे बाय कीजिए। कहीं सस्ता मिल जा रहा है यूज्ड में, 3,000 के आसपास में मिल जाता है तो आप खरीदिए। अन्यथा यूज्ड में आप जाएं तो RX 550 कम से कम, GTX 1050 Ti मजा आ जाएगा बिल्कुल भी। उसके साथ में आप अच्छी खासी एडिटिंग भी कर पाएंगे और गेमिंग भी जो इसके अंदर नहीं चले वो सारे के सारे वहां पे चल जाएंगे। तो ये इसका रिजल्ट रहा है मिला जुला करके। तो अगर बूस्ट चाहिए, i5 का 8th जनरेशन आपके पास में है तो GT 1030 लगाना एक पैसा वेस्ट होगा। उसके जगह पर आप और सब कार्ड लगाइए जिसकी हमने बात किया। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।